कृष्ण मोहन पांडे जी जो है ना, वो मंदिर का ताला जो है ना खुलवाए थे, श्री राम प्रभु मंदिर का अयोध्या धाम का। हाँ, वो राजीव गांधी नहीं खुलवाए थे। ये कोरा कोरा झूठ है। पहले भारत जोड़ो यात्रा निकालते, भारत टूटा कब था? और यदि टूटा था तो तोड़ा किसने था? इनके मतलब इनके पूर्वजों ने तोड़ा था ना, अपने सत्ता की लोलुपता के लिए। उनको जोड़ते आप। भारत यदि टूटा था, यदि वो बांग्लादेश को, पाकिस्तान को मिला लेते तो हम मानते भारत जोड़ा है। तो हमारे साथ अभी ये लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं अखिलेश यादव के बारे में। हेलो सर, आपका नाम? इंद्रदेव। सर आपका नाम? भगवान सिंह। सर क्या लग रहा है आप लोगों को कि अभी अखिलेश यादव राम मंदिर जाने से इनकार करते हैं? पहले तो वो ये कहते हैं कि राम मंदिर से उनको न्योता नहीं मिला। जब आमंत्रण पत्र भेजने की बात सिद्ध हुई तो अब वो ये कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी का साजिश है और कुछ भी नहीं। अब जब रामलला उन्हें बुलाएंगे तभी वो जाएंगे। उनके बारे में तो उतना आइडिया नहीं है अभी। अच्छा, पता नहीं है। सर क्या कहेंगे? हमारा देश के अंदर, देश जो है संविधान से चलता है। संविधान जो है ना, उस तरीके के अधिकार उनको दे रखा है। लोगों को बोलने की आज़ादी है, कुछ भी बोल सकता है। तो मतलब कि अखिलेश यादव, ये संविधान कह रहा है, आप भी अच्छी तरीके से जानते होंगे ना। कोई धर्म या जाति या किसी जाति में रहना या धर्म में जाना किसी को नहीं कर सकते, तो उसने उस हिसाब से कह दिया। तो उसके लिए क्या कहा जाए? या तो फिर ये कहूँ कि संविधान बदल दो, तो वो कह नहीं सकते। मतलब कि ये सही है कि वो चूंकि अपने मन, मैं क्या कह दूं, संविधान कह रहा है। आप इस चीज़ का संविधान के ऊपर होना चाहिए और संविधान के ऊपर डिबेट हो, उसमें होना चाहिए। तो आपकी बात मतलब आपके हिसाब से मतलब अगर अखिलेश यादव कुछ भी कह रहा है, अगर उनका नहीं जाने का मन है तो आप उनकी अपनी मर्जी, निजी फैसला है उनका। उनका निजी भी कैसे कह दे? संविधान उनको उसकी इजाज़त देता है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि वो उस चीज़ को मान रहे हैं, उस हिसाब से कह दिया उन्होंने। इसका प्रभाव 2024 के इलेक्शन में क्या पड़ेगा? कैसे देखते हो आप? किस चीज़ का? जैसे अखिलेश यादव ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं तो इसमें कई सारे जो राम मंदिर को लेके बहुत श्रद्धालु हैं उनके ऊपर। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950-51 की धारा 29A में सभी राजनीतिक दल पंजीकृत है और सारे राजनीतिक दलों की अपने अपने आइडियोलॉजी का संविधान है। तो वो इस देश के संविधान को, न्यायपालिका को या इस देश की कानून व्यवस्था को मानते ही नहीं है। कि जिन लोगों की पार्टियां ही अपने संविधान से पंजीकृत हो, तो उन लोगों से कैसे कह दें कि उनको इससे नुकसान होगा, फायदा होगा? उनकी अपनी आइडियोलॉजी है और इस देश की निर्वाचन आयोग ने उनको इन चीज़ों की इजाज़त दे रखी है। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो संविधान को ना माने तो ना माने, और मान ले तो बेहतर, ना माने तो बेहतर, क्योंकि निर्वाचन प्रक्रिया कहती है और उनके संविधान पे उनको पंजीकृत किया हुआ है। तो गुनहगार कैसे बोल दें हम? लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है कि वो गुनहगार है या नहीं। मेरा सवाल ये है कि एक आम जनता होने के नाते आप इस चीज को कैसे देखते हैं? एक आम जनता होने के नाते क्या आपको आहत होता है ये सब सुन के, या फिर एक नॉर्मल इंसान की तरह चलो ठीक है कोई बात नहीं? आज की समय में जो राजनीतिक दलों की उत्पन्न परिस्थितियां हैं, वो मानव जीवन के लिए खतरनाक है। ये लो मैडम, वो कमाल की बात है, इतने पढ़े लिखे हो, इतने पत्रकार हो। सवाल तो यही है ना, कैसे कोई किसी एजेंडे को लेके भड़का रहा है, लोगों को लड़वाने के तरफ आकर्षित है सारी पार्टियां। एक ही पार्टी नहीं, सारी पार्टियां, सभी। हाँ, उन्हें कैसा होना चाहिए? कैसे लड़वा रहे ये बता दीजिए थोड़ा। अब ये तो कमाल की बात है। ये वाला सवाल मैं कभी जो है ना, किसी भी पत्रकार का कभी भी किसी भी डिबेट में और आज तक टीवी में सुनने को नहीं मिला। इसीलिए तो मैं ये कह रही हूँ ना कि आपको लग रहा है कि ये लड़वा रही है, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन अगर आपको लगता है तो आपको क्यों लगता है? पता नहीं क्यों नहीं लगता आपको। आपको क्यों लगता है? आप ही लड़वाने की बात कर रही हो, आप ही अलग बांटने की बात कर रही हो। ये क्या मुद्दा था? एक इंसान है, एक आम आदमी है, वो भी क्या है, क्या बड़ा है? इस देश के अंदर नागरिकता ही बड़ी है ना, वो भी इस देश का नागरिक है। नहीं सर, सबसे पहली बात नहीं सर, वो एक नेता हैं, वो लोगों की जनता के नेता हैं, उनके बातों का महत्व है, इस वजह से हम उनकी बातों को रखते हैं।
कोई महत्व नहीं है। आप उन्हें नेता मानते भी हो? इस देश के अंदर नेता कौन होता है? कौन? जनता जिसे चुनती है वही नेता होता है। तो जनता तो हर 5 साल बाद में चुनती है। हाँ, तो फिलहाल वो चुनिए तो जवाबदेही उनकी बनती है ना कि क्या बोले क्या ना बोले हर चीज की। वो कुछ भी नहीं है, वो लोग अपने फायदे के लिए नेता जबरदस्ती बनते हैं। आप बता दीजिए, निर्वाचन आयोग में 170 बार मीटिंगें किया, संशोधन किया या धाराओं में हेर फेर बदल किया और फिर भी रोते रहते। उनकी बुद्धिजीवी का और उनका विद्वानता का आप ऐसे ही अनुमान लगा लीजिए कि 170 बार क्या किया उन लोगों ने। सर क्या कहेंगे आप? किस बात पे? सर इसी बात पे, जैसे कि मैं उधर आती हूँ, एक सेकंड। सर जैसा कि सवाल ये था, अखिलेश यादव ये बयान देते हैं कि उनको आमंत्रण पत्र भेजा नहीं गया, लेकिन जब ये सिद्ध हुआ कि आमंत्रण पत्र भेजा गया तो अब वो ये कह रहे हैं कि ये सब राजनीति की जा रही है बीजेपी और आरएसएस के द्वारा, और जब रामलला से मिलना होगा, कभी ऐसे बुलावा आएगा तो हम खुद जाएंगे मिलने, हम खुद जाएंगे दर्शन करने। इस पे क्या कहेंगे आप? मेरा ऐसा मानना है कि पहले तो मेरे पास पेपर है, उसमें डिटेल दे रखी है कि हमने उनको न्योता भेजा है। नहीं समझे तो वो न्योते की बात तो करें, क्योंकि नहीं भेजा। यदि न्योता नहीं भी भेजा है तो वहाँ न्योता किस चीज़ का भेजा जाता है? निमंत्रण किस चीज़ का दिया जाता है? निमंत्रण दिया जाता है, आपके कोई फंक्शन होता है उसका। वहाँ फंक्शन तो है नहीं, रामलला की मूर्ति की स्थापना होनी है और रामलला सबके हो, जिसकी जिसमें उसमें आस्था है वो जाओ। वहाँ किसका इंतजार करना है निमंत्रण का? भाई आपके वहाँ कोई शादी नहीं है, कोई समारोह नहीं है, वो तो मूर्ति की स्थापना होनी है, उनको प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उसके लिए न्योते की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये तो अखिलेश यादव का बयान ही बेतुका है कि मुझे नहीं जाना चाहिए। बाद वो मानते हैं इस बात को, लेकिन फिर ये उसके बाद ये भी कहते हैं कि ये बस एक राजनीतिकरण है, राजनीति की जा रही है इस मंदिर के नाम पे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा उद्घाटन में। हाँ, तो वो खुद राजनीति कर रहे हैं ना। उनको लग रहा है ना कि जो एमओआई फैक्टर उनका है, मतलब एमओआई फैक्टर जो उनका है मुस्लिम यादव वाला, उसमें से मुस्लिम नाराज हो जाएगा यदि मैं वहां चला जाऊंगा तो। जी, तो उसको राजनीतिक फायदा लेने के लिए वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं जाना। सवाल एक आम इंसान होने के नाते मेरा यही है आपसे कि मतलब आप कह रहे हो कि मुसलमान को नुकसान हो जाएगा, मुसलमान वोटर उन्हें वोट नहीं देंगे, तो क्या एक हिंदू हो या सनातन धर्म का हो या किसी भी धर्म का हो, एक उनके जो वोटर हैं जो लगातार उन्हें वोट देते हैं, उन पे क्या ये मतलब प्रभाव डालेगा उनका ये बयान? ये प्रभाव ये डालेगा कि उनके पास 2-3 सीटें हैं मेरे आईडी से, वो भी नहीं रहेंगे अब की बार। अच्छा जी, मतलब कि 2024 में उनका बहुत नेगेटिव प्रभाव? नेगेटिव नहीं, जीरो है वो, जीरो। अब आप किस किस को देंगे मुझे पता नहीं। यूपी में बीजेपी के बाहर जो सीटें जाएंगे ना, वो 4 सीटें आप किसी को भी दे दो, कांग्रेस को दे दो, बीएसपी को दे दो, एसपी को दे दो, किसी को भी दे दो। लेकिन सर ये जब बात इन सब की होती है, सीट वीट की होती है, सरकार की होती है, तो हम ये कह देते हैं कि ये राम मंदिर नहीं जा रहे हैं तो राम के विरोधी हो गए, लेकिन वो वहीं ये भी कहते हैं कि 4 महंत जो हैं वो भी नहीं जा रहे हैं, शंकराचार्य नहीं जा रहे, तो क्या आप उन्हें भी एंटी बीजेपी कहोगे या क्या कहोगे उन्हें? नहीं, वो बीजेपी का फंक्शन थोड़ा ही है। आप समझो, राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है बीजेपी का फंक्शन थोड़ी है, वो सनातन धर्म की आस्था का मतलब। तो 4 शंकराचार्य को कैसे देखा जाएगा फिर? नहीं, 4 शंकराचार्य का तो एक को तो ये बयान अभी पढ़ो, अखबार में दे रखा है, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, पर वो जाने से मना कर रहे हैं। जाने मना, वो तो उनके अपने अपने आइडियोलॉजी है ना। आप समझो, जो पीठाधीश्वर हैं उनका अपना होता है, उनको आप जबरदस्ती तो कहीं ले जा नहीं सकते। वो तो भाई संत तो है, संत की अपनी एक मर्जी होती है, मुझे कहाँ जाना, कहाँ रहना, क्या करना है। संत को आप किसी तरीके से मोबिलाइज करके, मोटिवेट करके ना तो किसी के खिलाफ कर सकते ना किसी के पक्ष में कर सकते। लेकिन वो शंकराचार्य ये भी बोलते हैं कि मोदी जी जाके वहाँ उद्घाटन करेंगे और मैं ताली बजाऊंगा, ये हो नहीं सकता है। इस पे क्या कहेंगे? हाँ, तो यही तो जब भी बता रहा हूँ ना, उनकी अपनी निजी आइडियोलॉजी है ना। इस आइडियोलॉजी से जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जनता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना, मोदी जी के पक्ष में जाएगी जनता, इसलिए। क्योंकि मोदी जी ने के पक्ष में इसलिए जाएगी, उन्होंने बीजेपी ने 1979 में अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर को डाला है। तो जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है कि भाई मुझे उसकी राम मंदिर की स्थापना करनी है, अब उन्होंने अपने हिसाब से सरकार के साथ लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाजत दी है, बीजेपी को इजाजत नहीं दी है, संगठन को इजाजत दी है। तो अब जो सरकार, आज यदि सेंटर में कांग्रेस की सरकार होती तो जिस सरकार में फैसला आना था उसको वेटेज मिलता। अब आज यदि सेंटर में कांग्रेस सरकार होती तो चुनाव प्रचार करती कि देखो हमने राम मंदिर बना दिया,
भले ही बीजेपी के एजेंडे में है, लेकिन हमने बना दिया। तो ये तो ऑब्वियसली देखो लोकतंत्र में यही होता है। लेकिन कांग्रेस ये दावा करती है ना कि पहला ताला जो खुला था वो इन्हीं के टाइम में खुला था। वो आपको पता नहीं है ना कैसे खुला था वो। अच्छा। वो इसलिए खुला था, शाहबानो मामले में सरकार की बड़ी किरकिरी हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटने के लिए शाहबानो को जो भत्ता मिलना था, गुजारा भत्ता, वो आदेश पलटने के लिए उन्होंने विशेष सत्र बुलाया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मतलब विधेयक पारित करके उसको कैंसिल किया। उसमें समाज में उनका गलत संदेश चले गया। उस संदेश को मिटाने के लिए उन्होंने वो ताला खुलवाया था। अच्छा, संदेश को मिटाने के जी लिए ताला जी खुलवाया। जी जी। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट एक तरह से अपने फैसले को और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। मतलब शाहबानो के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था गुजारा भत्ता देने के लिए। तो अब सरकार उस वक्त राजीव गांधी की थी, तो राजीव गांधी जी ने से खिलाफ हो गए थे मौलाना, उनका मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएगा, इसलिए क्योंकि मुस्लिम वोटरों को उसके खिलाफ हुए ना, तो उस फैसले को उन्होंने पलट दिया मौलानाओं के दबाव में। सुनो मेरी बात, उस मौलानाओं के दबाव में फैसले को पलटने के हिसाब में फिर सरकार पे वो दबाव बना लगे। हिंदू संगठन है जो दबाव बनाने लगे कि भाई आपने गुजारा भत्ता का फैसला कैसे पलट दिया। तब उन्होंने हिंदुओं को शांत करने के लिए राम मंदिर का ताला खुलवाया था, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है उसमें। तो अभी जो है जितनी भी कांग्रेस है वो मतलब मणिपुर से न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं 14 जनवरी से। ये मतलब कि उसके इस पे क्या कहेंगे आप कि एक तरफ 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है, वहाँ पे सारे जितने भी कांग्रेस के हैं विपक्ष नेता वो मना कर दिए वहाँ जाने से, अब वहाँ पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं मणिपुर से। आखिर ऐसी क्या आन पड़ी कि मतलब जरूरत पड़ गई कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करना पड़ा उन्हें? मेरा कहने का मतलब है विनाशकाली विपरीत बुद्धि। इस कांग्रेस के जो खानदानी 3 नेता है ना, इनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई, मति भ्रष्ट हो गई। पहले भारत जोड़ो यात्रा निकालते, भारत टूटा कब था? और यदि टूटा था तो तोड़ा किसने था? इनके मतलब इनके पूर्वजों ने ही तोड़ा था ना अपने सत्ता की लोलुपता के लिए, उनको जोड़ते आप। भारत यदि टूटा था, यदि वो बांग्लादेश को पाकिस्तान को मिला लेते तो हम मानते भारत जोड़ा है। बाकी भारत टूटा कार कैसे जुड़ा बताओ मेरे को आप। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे आ जाइए, यहाँ किसके साथ अन्याय हो रहा है? जो न्याय दिलाना चाहते हैं, न्याय दिलाना चाह रहे हैं, किसके साथ अन्याय हो रहा है बताओ? कृष्ण मोहन पांडे जी जो है ना, वो मंदिर का ताला जो है ना खुलवाए थे श्री राम प्रभु मंदिर का अयोध्या धाम का। हाँ, वो राजीव गांधी नहीं खुलवाए थे, ये कोरा झूठ है। उस समय जो है ना, यहाँ बहादुर शाह जफर बोल करके एक मार्ग है, रोड है दिल्ली में, वहाँ पर प्रिंट मीडिया एकमात्र वही प्रिंट मीडिया वहीं से प्रिंट होती थी, सारा ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होती थी न्यूज़पेपर। वो कांग्रेस की अंडर में आती थी, वो जो बोलते थे वही लिखता था। वो उसका नाम था उस समय, वो वहाँ पर जो जज थे वही उनका नाम था कृष्ण मोहन पांडे जी। उनको बानर रूप में हनुमान जी दर्शन दिए थे और बोले थे ताला खुलवाने के लिए, उन्हीं का आदेश से वो जज जो है वो खुलवाए थे अपने कार्यकाल में। समझ गए? ये राजीव गांधी नहीं खोले हैं, ये ढकोसला झूठ बात है। उनका पूरा नाम है कृष्ण मोहन पांडे जी। ये कहीं लिखा हुआ है सर? मतलब कैसे, किस आधार पे बोल रहे हैं? आप सर्च करिए ना भैया, मैं आधार पर मैं बोल दिया बस वही जान लीजिए। वो राजीव गांधी नहीं, ये ढकोसला है। उस समय जो है ना, प्रिंट मीडिया एकमात्र चलती थी और वो प्रिंट मीडिया जो है ना वो उनके अंडर में आती थी, कांग्रेस के अंडर में। और ये बहादुर शाह जफर मार्ग पर था उसका ब्रांच, हेड ब्रांच, और वहाँ से हर जगह सप्लाई होती थी पेपर। तो वो वही उन्हीं का मैंने बजरंगबली का जो है ना सपना आया, हनुमान जी का सपना आया, वो बानर रूप में उनको दर्शन दिए और उनका उन्होंने, हाँ, और वो बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं, उनको मैं सादर नमस्कार करता हूँ। वो कभी ऐसा कह ही नहीं सकते हैं। रह गया सवाल ये जो तथाकथित शंकराचार्य जो है, जैसे कि जब देखे होंगे नरेंद्र मोदी सरकार जो है ना, कभी कहे थे, एक बार बोले कहे थे कि मैं चौकीदार हूँ, तो देखा देखी लाखों आदमी एक्टिव हो गए, बोले मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। वैसे ही शंकराचार्य जी को एक मैंने मुद्दा बना करके एक कांग्रेसी लोग और कांग्रेस के टूल किट जो है ना, हजारों टूल किट एक्टिव हो गए हैं और कह रहे हैं कि मैं भी शंकराचार्य। तो वो विरोध कर रहे हैं, असली वाला नहीं विरोध कर। असली जो चार कोना में चारों मठाधीश्वर जो बैठे हुए ना, वो पूजनीय है और हम उनको इज्जत करते हैं, उनको श्री चरणों में सादर नमस्कार करते हैं और उनका जो बात है ना हम लोग सराखों पर रखते हैं। वो हमारे रेस्पेक्टेड हैं, उनको कभी भी हम लोग अपशब्द नहीं कह सकते हैं। ये तथाकथित जो चौकीदार जैसे बन गए थे,
मोदी जी सरकार में कि मैं भी चौकीदार। वैसे ही बहुत सारे लोग जो हैं जिनको मोदी सरकार पसंद नहीं है वो कह रहे हैं मैं भी शंकराचार्य। तो वो उनको प्रॉब्लम है, उनका पेट में दर्द हो रहा है कि श्री राम प्रभु का जो मंदिर है ना वो बन रही है जी। ये 4 शंकराचार्य अगर वो नहीं जाते हैं राम मंदिर उद्घाटन में, और उसके बाद इस पे क्या कहेंगे? दूसरी बात ये कि उन्होंने ये कहा कि अभी तरह से पूर्ण तरह से निर्माण नहीं हुआ है, और जब निर्माण नहीं हुआ उससे पहले अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो इससे हमारे आने वाले टाइम में देश में बहुत सारी विपत्ति आ सकती है। 5 साल लगेगा पूरा निर्माण होने में। जब एक घर में रसोई और आपको जब पेंटिंग उंटिंग हो जाए ना, रसोई बन जाए, खाना भोजन खाने लायक बाथरूम तुरूम बन जाना, तो आप उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। वो तो श्री राम प्रभु का घर है, उसको तो एक एक तराशने में, हीरा मोती जड़ने में वो तो 5 साल 6 साल 7 साल, तो हम एक एक घड़ी एक एक वर्ष के समान बीत रहा है। तो उतना क्या हम प्रतीक्षा करेंगे श्री राम प्रभु का? श्री राम प्रभु को हम लोग भी मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में नाम दर्ज है श्री राम प्रभु का, 2533 बार श्री राम प्रभु का नाम दर्ज है। दिन रात हम लोग मत्था टेकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को। तो वो जो है ना ये सब बेकार की बात है, हम लोग एक पल भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। 500 साल हो गया टेंट में थे श्री राम प्रभु। किसको कोई कांग्रेसी जाता था उधर, डरता था उधर जाएंगे तो मेरा वोट कट जाएगा। मेरा वोट का जो ये है, वोटिंग का जो ये है ना, कोर वोटर है ना, जो माने मैन उसको जो बक्सा में बंद करके रखे हैं ये मेरा पॉकेट का है, वो उनका हट जाएगा। उन लोग कांग्रेसिया लोग क्या किया है, जाके मीटिंग किया है और बड़ा बड़ा सब बुद्धिजीवी लोग मीटिंग कर करके उन लोग डिसाइड किया कि राम मंदिर को बॉयकॉट करना। कहा भाई अगर उधर जाएंगे तो हमारा जो वोटर है वो हाथ से खिसक जाएगा, हाथ से खिसक जाएगा। सवाल वही है कि अखिलेश यादव जो का बयान आता है ऐसा, उसके बाद सारे कांग्रेसी नेता मना कर देते, तो इससे 2024 का इलेक्शन भी आना है, क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या जो सनातन धर्म के लोग उसे वोट देते थे उनका भी वोट कटेगा? देखिए अखिलेश जी जो भी कर रहे हैं अपना जगह ठीक कर रहे हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं है। क्यों? वो कौन मुंह लेके जाएंगे? उनका पिताजी राम भक्तों पर गोली चलवाए थे, बताइए वो कौन मुंह लेकर के जाएंगे? श्री राम प्रभु से कौन मुंह से उनसे आंख में आंख मिलाएंगे? जरा बताइए मेरे को। अखिलेश यादव वो मुलायम सिंह तो बोलते कहते थे, कहते मेरे घर औरंगजेब पैदा हो गया। अच्छा। ये मुलायम सिंह का बयान था। क्या बोल रहे थे? हाँ, मुलायम सिंह का बयान था कि मेरे घर औरंगजेब पैदा हो गया। तो इन्होंने सबूत दे दिया है कि वाकई में औरंगजेब हूँ। अखिलेश यादव ने सबूत दे दिया आज ये। अच्छा, ये मुलायम सिंह कह रहे थे कि सो मेरे घर में एक औरंगजेब पैदा हुआ है, ऐसा कुछ सर बता रहे हैं? नहीं, देखिए किसी को अब शब्द हम नहीं कह सकते हैं, किसी को हम इज्जत अगर नहीं कर सकते हैं तो बेइज्जती भी करने का अधिकार हमारा नहीं है। हम एक आम नागरिक हैं। तो मेरा कहने का मतलब उनका श्रद्धा है, उनको अगर समझ में नहीं आता है, किसी और धर्म में अगर उनको इंटरेस्ट है तो वहां जा सकते हैं। श्री राम प्रभु के दर पर उनको नहीं, भाग्यशाली आदमी जाता है श्री राम प्रभु के दर पर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में? भारत जोड़ो, देखिए भारत जुड़ा हुआ है, जो कांग्रेस कर रहे हैं, कांग्रेस का प्रमुख जो ऑल इन ऑल है वो कर रहे हैं राहुल गांधी, वो माने कोई मतलब नहीं है। वो टूटा ही कब था जो जोड़ने का? टूटा हुआ को जोड़े ना। कैलाश मानसरोवर उनका पार्टी जो तोड़ करके दे दिया, पाकिस्तान को तोड़ दिया, बांग्लादेश को तोड़ दिया, उनको जोड़े ना। लेकिन वो बात करें मणिपुर से शुरू करेंगे। मणिपुर में ही इतना सारी चीजें हिंसा हुई थी जो कि अभी भी चल रही है, वहां पे नरेंद्र मोदी एक बार भी नहीं गए, इसके ऊपर कई बार सवाल भी किए जाते हैं, और वहीं से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाला है। तो इस पे मतलब राजस्थान में जब इतना प्रॉब्लम हुआ, राजस्थान में इतना लड़कियों का साथ में अश्लील हरकत हुआ, उस पर क्यों नहीं आप लोग बोलते हैं? सीधा जा करके मणिपुर में जा करके चिपक जाते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में कितना उटपटांग काम हुआ, पंजाब में कितना नशा है, उसको बंद करवाइए ना। चिट्ठा व्हाइट कलर का दारू बिकता, हमारे जो नौजवान जो है ना, हमारा कौम का हीरा, वो अभी जेल में बंद है, उनको छुड़वाने का काम करिए ना पंजाब में। ये सब तो मुद्दा दिखता नहीं आप लोग को। हमारे जो कौम का हीरा है, बिना उनका सजा खत्म हो गया उनको, और उनको माने 1 महीना का अगर सजा है तो साल 2 साल से उनको जेल में ठूस करके रखे हुए, उनको छुड़ाने का काम क्यों नहीं करती है? हीरो की बात कर रहे हैं? किस हीरो की बात कर रहे हैं? जो हमारे कौम के हीरो हैं। कौन है? आप जाकर के देखिए, पंजाब में सब गुरुद्वारा में फोटो लगा हुआ है, उनको जाकर के देखिए। वो जेल में बंद है, उनका सजा पूरा हो गया, उनको क्यों माने बंद करके रखे हुए हैं? उसको छुड़वाइए ना। आप कांग्रेस की सरकार से इस टाइप से हरकत हो रही है, उसको छुड़वाने की कोशिश करिए। किसी का भी सरकार आए, वो हमारे जो भारत का जो हिंद का जो हिंदुस्तान का जो शेर है, जो देश का जो असली हीरो है, वो जो है ना, देखिए हरदम गुरुद्वारा को बचाने का काम करते हैं, गुरु का रखवाली करते हैं, उनको छुड़वाने का काम करो ना। ये सब तो आप लोग को मुद्दा दिखेगा नहीं, जाके सीधा मणिपुर में जाकर के बैठ जाएंगे। ठीक है, वो सब मुद्दा है, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन मणिपुर भी हमारे देश का हिस्सा है, तो उस पे बोलना बेकार नहीं है ना सर? समझ रहे हो ना? मैं कहता हूँ कि जो सिख कौम जो है ना, भात में जितना नमक डालते हैं ना, उतना ही है उनका संख्या, 1.5 है। अब वो जो है ना, सिख कौम पर अत्याचार शुरू से होता आया है, मुगल काल से ही होता आया है, आपको पता होगा, इतिहास बोलने की जरूरत नहीं। हरि सिंह नलवा जो है ना, अकेले थे, यहाँ से लेके अफगानिस्तान तक राज्य कायम कर दिए थे।
और बाबा बंदा सिंह बहादुर को तो मालूम है, बाबा बंदा सिंह बहादुर जो थे वो ईंट से ईंट बजा दिए थे, वो खालसा राज्य कायम किए थे। तो हमारे जो सिख भाई जो है जेल में बंद है ना, उनको निकलवाने का वोट, हम लोग तो कोर वोटर है नहीं, संख्या हम लोगों का कम है, तो हमारा सरकार कभी सुनता ही नहीं है। उसके बारे में कभी बात उठाइए, उस पर फोकस दीजिए। जरूर सर, जरूर उस पर बात करेंगे। बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे लोगों की अपने अपने विचार हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पे? कमेंट में जरूर बताएं हमें। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।